So dear student, welcome to my class. Hopefully all of you are in good health and good condition. So let us start our class. In today's class we will discuss about the contribution as well as limitations of रदरफोर्ड मॉडल. तो आज हम अपनी क्लास में रदरफोर्ड मॉडल जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में रदरफोर्ड मॉडल का जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड मॉडर्न साइंस है और उसकी लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे. अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नए वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिले और इस वीडियोस को उन नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में हेल्प करें, उनको शेयर करें, उनको इसके बारे में अवेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है, जो आपके रिलेशंस में हैं, आपके फैमिली में हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं. और उनको सजेस्ट करें. अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि हर चीज़ रिटन में नहीं आती है, कुछ चीज़ें वर्बल होती हैं. वो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वो आपसे मिस नहीं होंगी और आपके लिए एक बूस्टर की तरह काम करेंगी, इन्हेंस करेंगी नॉलेज को. तो इसके साथ साथ आपको ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि ये हमारी थर्ड सीरीज़ है. इससे पहले जो 2 सीरीज़ थी वो केमिकल बॉन्डिंग पे थी और फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने डील किया था. तो उन सीरीज़ को ज़रूर देखें, वो आपके लिए बेनिफिशियरी होंगी. तो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. जो अप्रोच थी टूवर्ड्स एटम, जैसा हमने देखा है प्लम पुडिंग मॉडल जो आया या डाल्टन्स की जो एटॉमिक पॉस्टुलेट्स थे, रदरफोर्ड मॉडल आने के बाद वो चीज़ टोटली बदल गई. क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल ने इस चीज़ को शो किया, इस चीज़ को प्रूव किया कि ऑल्दो एटम इज वन बट इट्स मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ऑल्दो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी लेकिन जो प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था थॉमसन जी के द्वारा, वो मॉडल इतना एक्सप्लेनेटरी नहीं था, ना वो एक्सपेरिमेंटली इतना फुल प्रूफ था. तो रदरफोर्ड का मॉडल वो फर्स्ट कॉन्क्रीट स्टेप था जिसने जिस मॉडल को आज हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको बेस या फाउंडेशन उसकी डाली. रदरफोर्ड मॉडल के बेस पे ही हम ये समझ सके कि जो एटम है वो बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है. क्यों? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट थे उनसे ये पता लग रहा था चार्ज क्या हो सकता है, वो सब एक्सपेरिमेंट शो कर रहे थे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पता किया जा सकता था. सेकेंडरी थिंग कि एटॉमिक मास तो क्लियर था, अलग अलग एटम्स अलग अलग वे कर रहे थे तो हम एटॉमिक मास के बारे में जान सकते थे. तो ये चीज़ क्लियर हो रही थी कि इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है. ऑल्दो डिस्कवरी नहीं हुई थी उस वक्त तक प्रोटॉन इन सब न्यूट्रॉन वगैरह की, न्यूक्लियस नहीं डिफाइंड हुआ था, नहीं इन्वेंट हुआ था, नहीं डिस्कवर हुआ था. लेकिन एट थ्योरेटिकल लेवल ये चीज़ उनके मॉडल से क्लियर हो रही थी कि एटम कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी कंसिस्ट करता है. और ये सजेशन आ रहा था क्योंकि रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो वो चार्ज है ये एटॉमिक मास का प्रोपोर्शनल है. उनके पास 2 ही चीज़ें मिल रही थी. एक चीज़ उनको मिल रही थी कि वो सारा सेंटर रीजन में कंसंट्रेट है, यानी सारा मास कंसंट्रेट है, और वो पॉजिटिवली चार्ज है. सिंस न्यूट्रल है एटम तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो शुड बी इक्वल टू द होल चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो टोटल चार्ज है उसके बराबर वो पॉजिटिव चार्ज होगा.
तो उन्होंने जो इन्फेरेंस निकाला वो ये निकाला कि भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई पार्टिकल होना चाहिए और वो वहीं कंसंट्रेट होना चाहिए। तो इस तरह से उनकी थ्योरी ने ये प्रपोज किया कि जो एटम है ऑल्दो वन है, एक ही यूनिट है, अनडिविजिबल है, पर ये सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। जैसे अगर आप एक ह्यूमन को देखें या अपना सोलर सिस्टम देखें, क्योंकि उन्होंने सोलर सिस्टम से बात की थी, तो आप सोलर सिस्टम को अगर लर्न करें तो आप सोलर सिस्टम में से एक भी प्लैनेट बाहर कर दें तो जो पूरा बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा आपका एटम सोलर सिस्टम। दैट मीन्स हमें पता है कि सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स हैं, सन है, ये सब है, लेकिन सोलर सिस्टम एज ए यूनिट और अनडिवाइडेड यूनिफाइड फॉर्म में हमारे सामने एग्जिस्ट करता है। इसी तरह एटम है जो उसकी एनालॉगी है वो भी यूनिफाइड फॉर्म में या सिंगुलर फॉर्म में हमारे सामने एग्जिस्ट करता है, ऑल्दो इट इज मेड अप ऑफ सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि डाल्टन ने जो चीज कही थी वो स्टिल होल्ड करती है कि एटम डिविजिबल नहीं है, पर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना है। इस चीज को हम अगर समझ जाएं तो हमारी बहुत सी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चीजें खत्म हो जाएंगी कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो आज हमें पता उससे मिलके बना या उसके बाद भी क्वार्क वगैरह आ गए हैं, तो ये सारी चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी कि भाई ये तो फिर डिविजिबल हो गया। नहीं, डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। एटम एज ए सिंगुलर फॉर्म या एज ए वन हमारे सामने एग्जिस्ट करेगा, ना कि डिवाइडेड फॉर्म में। ये हम ये कह दें ये कंपोनेंट लेके हम एटम पॉस्टुलेट कर देंगे या फैब्रिकेट कर देंगे, नहीं। और ना हम ये कह सकते हैं कि हम एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, प्रोटॉन निकाल देंगे, न्यूट्रॉन निकाल देंगे, नहीं, हम ये नहीं कर सकते। तो ये आज भी अनडिविजिबल है। और सेकंड थिंग जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि पहला तो हमने क्लियर कर लिया कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल से बना। दूसरी चीज, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी में। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स इस बात को प्रूफ कर रहे थे कि जो मास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स कि मास में भी कोई और पार्टिकल हो या क्या हो वो अभी क्वालिफाई नहीं कर सके थे, लेकिन उस चीज ने जब फर्दर आगे बढ़ी तो उसने इस बात को प्रूफ करा कि भाई एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसके इवोल्यूशन के लिए ये मॉडल जिम्मेदार है। इसने उस कॉन्सेप्ट को बताया, ऑल्दो रदरफोर्ड ने इसको नहीं किया। अब आपको हम अपने प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास का मेंशन करना चाहते हैं कि जो ब्रूक ने इंट्यूटिव अपनी एक प्रेडिक्शन दे दी थी विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटल फिगर्स, उन्होंने कह दिया था एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर से जुड़ा है, जैसा हमने आपको बताया था पहले ही। दैट मीन्स वो जो इंट्यूटिव उनका स्टेटमेंट था जिसको मोज़ले ने प्रूव किया, वो बेसिकली रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर ही उन्होंने इंट्यूटिव अपना स्टेटमेंट दिया था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ने बेसिकली हमारे को दो दिए, एक जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है
ये डायनेमिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूवेबल है। प्लम पुडिंग मॉडल या इस टाइप का मॉडल नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है। सेंट्रल रीजन जो आज न्यूक्लियस है वो स्टेशनरी है, पर इलेक्ट्रॉन मूवेबल है। तो ये चीज एक तो आ गई, इस अप्रोच से बहुत बड़ा चेंज आया। तो ये दो चीजें मॉडर्न डे साइंस को रदरफोर्ड ने दी। अब हम आते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल की शॉर्टकमिंग्स क्या है या लिमिटेशंस क्या हैं। तो होपफुली आप इसको 1 मिनट दे रहे हैं आपको, आप लोग इसको राइट डाउन कर लें, फिर इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। इसको रब करते हैं और आगे अपना बढ़ते हैं। लिमिटेशंस क्या थी? दो बहुत बड़ी लिमिटेशंस हैं इसमें। फर्स्ट, कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, and second thing, could not explain spectra या spectrum generated from atom। तो ये दो ऐसी लिमिटेशंस आई इस मॉडल को जब स्टडी किया गया कि दैट पर्टिकुलर मूवमेंट रदरफोर्ड का मॉडल इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं था। तो पहले को हम डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा मॉडल क्या था? सेंट्रल रीजन है, पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में जैसे सोलर में है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये हमने मॉडल दिया था, रिवॉल्व अराउंड सेंट्रल रीजन। अब ये चीज हमें क्लियर है, इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल है। सेकेंड थिंग, मोशंस के लॉ के हिसाब से ये चीज क्लियर हो रही है कि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये सवाल होता है कि जब एक चार्जिंग पार्टिकल वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो जो उसकी एनर्जी है, जो उसका एंगुलर मोमेंटम है, उसकी वजह से जो उसकी एनर्जी है वो एनर्जी रिड्यूस होगी। वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा यानी इमिट करेगा बाहर की तरफ, वो एनर्जी को खोएगा, लॉस करेगा। वो एनर्जी निकलनी चाहिए, इस तरह से अगर हम कहें। उसकी वजह से क्या होगा कि जब आपने किसी चीज़ की एनर्जी को, जो जिस एनर्जी से वो घूम रहा था, वो एनर्जी का लॉस होना शुरू हुआ, तो जो इसका पाथ है वो छोटा होता चला जाएगा क्योंकि वो एनर्जी लूज करेगा तो और करीब आएगा, वो अपने सर्कुलर जो मोशन में है उसकी रेडियस को कम करेगा, फिर एनर्जी रेडिएट करेगा, कम करेगा, और वो कंटिन्यूअसली रेडिएट कर रहा है। तो ये सजेस्ट आया, इसका कंक्लूजन ये आया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस मेथड से अगर जो हम कह रहे हैं रेडिएट कर रहा है, तो वो अल्टीमेटली इस स्पाइरल मूवमेंट को करते हुए अल्टीमेटली स्ट्रक कर जाएगा जो न्यूक्लियस है हमारी उससे, और ये जो पूरा सिस्टम है ये कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि कोलिजन के बाद चार्ज, जब सारा चार्ज और दोनों अपोजिट चार्ज मिल जाएंगे तो वहां खत्म हो जाएगा, एनर्जी निकल जाएगी और हमारा होल सिस्टम ब्रेकअप हो जाएगा, यानी वो स्टेबल नहीं रहेगा या वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये स्पाइरल मूवमेंट को फॉलो करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये इस तरह से मूव करता जाएगा और अपनी रेडियस को या अपने पाथ के कर्वेचर को शॉर्टन करता जाएगा और अल्टीमेटली स्ट्रक कर जाएगा न्यूक्लियस में और ये अपनी एग्जिस्टेंस को खो बैठेगा
तो एक चीज तो ये एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, जो ये फर्स्ट पॉइंट है। अब इसी से जुड़ा सेकंड पॉइंट है कि जब एक चार्ज पार्टिकल है और वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअस रेडिएशन ऑफ एनर्जी gives us a continuous spectrum. अगर कंटिन्यूअसली रेडिएट कर रहा है एनर्जी, तो ये बात बहुत क्लियर है कि वो हमें जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा, एनर्जी जो लॉस करेगा और कंटिन्यूअसली करेगा, तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। पर हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम मिलता है हाइड्रोजन एटम का, वो इस चीज को काउंटर करता है, वहां पे हमें इस तरह का पैटर्न नहीं मिलता। जो सीरीज हैं, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज वगैरह, वो ये शो करती हैं कि वहाँ पे हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, वहाँ पे डिस्क्रीट मिलता है, यानी ब्रेक हो के मिलता है। तो इस तरह से ये चीज़ क्लियर होती है कि ये चीज़ संभव नहीं हो रही, यानी कि जो अगर ये मोशन है तो क्या कारण है कि हमें एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, और अगर ये मोशन है तो एटम को सरवाइव नहीं करना चाहिए, वो स्टेबल नहीं होना चाहिए, और वो भी नहीं हो रहा। तो ये दोनों केस हमें उस डायरेक्शन में ले जाते हैं जहां पे हमें ये पता लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, दैट शुड बी एक्सप्लेन्ड। तो ये जो एक्सप्लेनेशन रेज हुआ या देना है, जो भले ही अभी तक नहीं आया है, वो उस कॉज की वजह से जो रदरफोर्ड मॉडल था वो सक्सेसफुल मॉडल में नहीं रहा, क्योंकि वो हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसमें मॉडिफिकेशन या उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत आ गई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये लिमिटेशंस हैं रदरफोर्ड मॉडल्स की। तो अब हमें ये चीज समझ में आ रही है कि प्लम पुडिंग मॉडल आया, उसकी लिमिटेशंस जो थी, या एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट्स आए, उसने उसको क्वेश्चन मार्क लगाया उस थ्योरी पे या उस मॉडल पे, उसको रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी से एलिमिनेट किया और उस मॉडल को बाहर कर दिया। अब रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर भी ये क्वेश्चन मार्क्स आए, तो ये क्वेश्चन मार्क्स कैसे एलिमिनेट हुए या कौन सा मॉडल आया, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में, अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उस मॉडल को हम लोग कॉमनली बोर मॉडल के नाम से जानते हैं, बट वो मॉडल एक्चुअली बोर रदरफोर्ड मॉडल है। इन दोनों ने ही मिलके उसको स्टडी करके अपने इस शॉर्टकमिंग्स को दूर किया था। तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में बोर्स मॉडल को भी डिस्कस करेंगे और इस तरह से हम अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज में आगे की तरफ बढ़ेंगे। बोर मॉडल जब हम डिस्कस करेंगे तब तक हमारे पास डी बर्गोली उसी टाइम पीरियड में 1924 वगैरह में ये पहले आ गया है बोर मॉडल, लेकिन उसका बोर मॉडल थ्योरेटिकल लेवल पे एक्सप्लेनेशन दे रहा था, उसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन बाद में आया है। तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और डी बर्गोलीज ने भी अपनी हाइपोथेसिस दी, उससे जो हमारी अप्रोच चेंज हुई वो हम सक्सेसिव क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। आप सबका धन्यवाद।